हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएल सर्किट, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के इसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक सोर्स होगा ईएमएफ का सोर्स और उस ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट होंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद में सर्किट सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बन के आता है। ये हमारा एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E0 है। ये इसके साथ इंडक्टर L कनेक्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस R कनेक्ट है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो हमारे पास ईएमएफ सोर्स है E0, उसका जो वोल्टेज है वो दो जगह पर ड्रॉप हो जाएगा। ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप VL मान लें, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR मान लें, VL और VR। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो ये E0 जो होगा, टोटल जो ईएमएफ है वो दो जगह ड्रॉप हो जाएगा। एक हो जाएगा LdI/dt, ये तो हो जाएगा हमारा इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप, और IR इसमें ड्रॉप होगा। तो E0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी होगी LdI/dt प्लस IR, जहाँ I करंट है, dI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, और E0 जो ईएमएफ है, जो बैटरी है उसका ईएमएफ। तो क्या इसमें फिजिक्स लगाई गई है कि जो यहाँ पे वोल्टेज है वो दो जगह ड्रॉप होगा, VL में और VR में। तो इसका मतलब ये है, हमने जो ये यूज किया है E0, उसको दो जगह पर ड्रॉप दिखाया है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR। तो ये हमारी सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गई इसकी। उसके बाद क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये हमारी सॉल्यूशन बन जाएगा dI/dt प्लस R/L इंटू I इजकल टू E0/L। क्या किया है, L से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जब पूरी को L से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ dI/dt बचेगा, यहाँ IR/L होगा, यहाँ E0/L होगा। इस टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया है। अगर इस इक्वेशन को देख रहे हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म में होती है बच्चों, वो होती है हमारी dy/dx प्लस py इजकल टू q। p और q यहाँ पे x के फंक्शन होते हैं, और dy/dx प्लस py बराबर q, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इनकी आपस में हम कंपेरिजन करें तो y करस्पॉन्डिंग टू y, x करस्पॉन्डिंग टू t, p करस्पॉन्डिंग टू R/L और q करस्पॉन्डिंग टू E0/L, ये कंपैरिजन है। हम सब जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है IF, होता हमारा e की पावर इंटीग्रल, यहाँ पे फंक्शन dt का है तो इंटीग्रल p dt हो जाएगा, और p की वैल्यू यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो R/L आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी बनेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ जाएगा e की पावर R/L इंटू टी। p की जगह पे यहाँ से कंपेरिजन करके p की जगह पर R/L ले ले, और ये फंक्शन में i फंक्शन है t का, तो यहाँ पे dt ले ले, और उसके बाद में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर ले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होगा e की पावर R/L इंटू टी। फिर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर R/L इंटू टी, इस पूरी इक्वेशन को dI/dt प्लस R/L I e की पावर R/L t इजकल टू E0/L e की पावर R/L इंटू टी। पूरी इक्वेशन को किससे इंटीग्रेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर R/L इंटू टी से। अब ये देखें, ये पूरी जो इक्वेशन है वो हमारी बनेगी d/dt I e की पावर R/L इंटू टी इजकल टू E0/L e की पावर R/L इंटू टी। क्योंकि जब हम इसका d/dt करेंगे तो देखें हम कैसे लिखेंगे,
पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी आई अपॉन डी टी होगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगी दिस वन। जब सेकंड का करेंगे तो आई तो ये सच रहेगा, और ये जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आर अपॉन एल की पावर आर बाई एल इंटू टी। तो इसे हम डी ओवर डी टी दिस लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से ये टर्म हमारी दोनों ऑब्टेन हो जाएंगे। इस डी टी को कहाँ ले जाएं, इधर ले जाएं, और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें। इधर भी इंटीग्रेट लगा दें और इधर भी इंटीग्रेट लगा दें। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर ले आए। जब यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ अटैच होते हैं तो फंक्शन एज सच आता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ से आई ई की पावर आर अपॉन एल इंटू टी इजकल टू ई नॉट अपॉन एल ई की पावर आर अपॉन एल इंटू टी अपॉन आर अपॉन एल हो जाएगा। पहले फंक्शन का करेंगे और फिर हमारा ये आर अपॉन एल फैक्टर नीचे आ जाएगा डिवीजन में। इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए ले लें, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ई नॉट अपॉन आर प्लस ए ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अगर आप डेविड जे ग्रिफिथ को पढ़ेंगे और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसने ये सब कुछ सॉल्यूशन में नहीं लिखा है, केवल ये वैल्यू सीधी लिख दी है। एक ही जगह के ले रखा है, लेकिन मैंने क्या किया है, इस सॉल्यूशन को यहाँ तक सॉल्यूशन हमारा कैसे आया वो मैंने सारा ऑब्टेन करा दिया है। ये हमारा पैटर्न होगा जब ये आई की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे ये ए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू किससे निकालते हैं सदा, बाउंड्री कंडीशन से। तो जब हमारा सर्किट के अंदर टी जीरो था, टाइम जीरो था, जब करंट की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। आई इक्वल टू जीरो है सर्किट में जब टी की वैल्यू जीरो है। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस ई नॉट अपॉन आर। ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई नॉट बाई आर प्लस ए की वैल्यू माइनस ई नॉट बाई आर, इसे यहां पुट कर दें। आई हमारा कितना बन गया, आई इक्वल टू ई नॉट बाई आर माइनस ई नॉट बाई आर ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इस ई नॉट बाई आर को कॉमन निकाल दें, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये आई आ गया। अगर हम इस कर्व की ट्रेसिंग करें, देखें कि कर्व हमारा किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस कर्व की ट्रेसिंग हमें जो मिलेगी, इधर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ई नॉट अपॉन आर। ये वैल्यू ई नॉट बाई आर जब टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये हमारा इस फॉर्म में ये वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन आर मैक्सिमम वैल्यू, और ये कर्व एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज करेगा इस तरीका से। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट बाई आर। एक्सपोनेंशियल कर्व है ये, और इधर क्या ले लें, टाइम। जब टी इसमें इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करेगा तो आई ई नॉट बाई आर हो जाएगा। तो इस सर्किट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी करंट की, वो कितनी हो जाएगी, इसको कहेंगे आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम हमारा हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और ऐसा कब होगा, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करेगी। जब टी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो आई जीरो होगी। कर्व इन्फिनिटी की तरफ जब ये वैल्यू जा रही है, टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जब वैल्यू ई नॉट बाई आर की तरफ जा रही है। और यहाँ टाइम टी जब हमारा एल अपॉन आर हो जाएगा, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं,
जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एल अपॉन आर। किसी इस सर्किट का एल होगा, ये गिवन होगा, आर गिवन होगा, तो अगर टी टाइम हमारा एल अपॉन आर के बराबर जिस समय पहुंचेगा ये वैल्यू, तो आई हमारी हो जाएगी आई नॉट या आई मैक्सिमम 1 माइनस ई माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आई नॉट ई माइनस 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्स, कोई बताएगा वैल्यू? 2.7 के आसपास अप्रोक्स होती है। तो इसे अगर हम देखें आई नॉट, तो 2.7 माइनस 1 हो जाएगा 1.7 अपॉन 2.7। देखें किस क्या रेंज आई इसकी, 0.693 आएगी आई थिंक सो। पॉइंट देखो चेक कर लो एक बार। ये टाइम कांस्टेंट क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है किसी सर्किट का जिसमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 0.693 टाइम्स हो जाती है। तो यहां पे टी जो हमारा ये आई नॉट है, तो 0.693 कहाँ आएगा, ये तो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो कहीं मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ कहीं मिलेगा हमें। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी टाइम कांस्टेंट की, एल अपॉन आर, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, दिस इज द 0.693 आई नॉट। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, और वो टाइम कौन सा टाइम है, वो टाइम है जिसमें सर्किट एल आर सर्किट अपनी मैक्सिमम जो वैल्यू करंट की होगी उसका 0.693 टाइम्स तक अप्रोच कर जाता है, उसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक तो ये कर्व भी आ सकता है सीधा एल आर सर्किट की। इस कर्व को हम कौन सा कर्व कहते हैं, दिस इज सेड टू बी चार्जिंग कर्व। जब करंट हमारी बढ़ती चली जाती है सर्किट की। फिर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इस सर्किट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है, ये वैल्यू पता हो, और इसका सॉल्यूशंस एज सच हमें पता हो, वोल्टेज ड्रॉप पता हो, कहाँ हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ये पूरी कहानी किसकी थी, ये थी आरएल सर्किट की चार्जिंग स्टोरी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, चार्जिंग ऑफ सर्किट, आरएल सर्किट की चार्जिंग। इसे इस फॉर्म में भी ले सकते थे कि जो हमारा एल डी आई अपॉन डी टी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, ईएमएफ ई था, तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी जो ईएमएफ है वो यहाँ पे ड्रॉप करेगा, तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू आई आर होगी, या इसे ऐसे लिखते हैं सीधा, ई बराबर एल टी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। उसके बाद इसे सॉल्व करते चले जाए। अगर हम इसकी चाहते हैं डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग ऐसा नहीं करते किसी सर्किट की डिस्चार्जिंग, पहले चार्जिंग का पार्ट होती है, पहले सर्किट चार्ज होगा, और चार्ज के बाद में क्या करें, उसका ईएमएफ सोर्स निकाल लें। अगर आपने ईएमएफ सोर्स लगाई रखा तो क्या होगा, सर्किट कंटीन्यूअस चार्ज होगा। अगर हम डिस्चार्जिंग करना चाहते हैं तो पहले उसको चार्ज कर दें, और चार्ज करने के बाद क्या करें, इस सर्किट से इस ईएमएफ सोर्स को हटा दें। तो अगर हम इसकी डिस्चार्जिंग करनी है, पूछ लें कोई क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में आ रहा है, मैं आगे डिस्चार्जिंग पर जा रहा हूं, और हमें करने क्या है, हमें चारों पांचों सर्किट आने चाहिए, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, और दोनों में डीसी चार्जिंग और एसी चार्जिंग। उसके अलावा एसी चार्जिंग में वोल्टेज करंट के रिजल्ट कैसे वेरी करते हैं, कहाँ वोल्टेज लीड करता है, कहाँ सेम फेज में होता है, वो भी हमें सब पता होना चाहिए। तो ये डिस्कशन जो है उसी तरफ की तरफ जा रहा है। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमें क्या करना है, इसी सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, यहां से एक पॉइंट लें और यहां
इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा दें, इस पूरे सर्किट को यहाँ से इस बैटरी को हटा दें और इस सर्किट को यहाँ से एक पॉइंट ए ले लें और ये बी ले लें, इस पॉइंट ए को बी से कनेक्ट कर दें और इस सर्किट को हटा दें, यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दें। अब ये क्या होने लगेगा, अब बैटरी ईएमएफ सोर्स हट गया इससे, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, जो हमारा इसके अंदर वोल्टेज है इसमें, वो सब इधर ड्रॉप होता रहेगा। और एक समय कैसा आता चला जाएगा, बहुत समय के बाद करंट घटती चली जाएगी सर्किट की, और क्या होती चली जाएगी, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट जो जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगी, क्योंकि सारी जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगी। ये है फिजिक्स इसके पीछे। तो अब इसमें क्या करें, डिस्चार्जिंग शुरू करें। डिस्चार्जिंग का डायग्राम और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। तो क्या करेंगे इसमें, डिस्चार्जिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब चलेगा हमारा डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग में क्या करें, ये वेब सोर्स को हटा दें, एल डी आई अपॉन डी टी, यहां पे चार्जिंग की जगह पे क्या लगा दें, डिस्चार्जिंग। इस सर्किट को पहले बता दें कि ईएमएफ सोर्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दें, रिमूव इट। और क्या करें, इस पॉइंट ए को, ये वायर है पूरा, यहाँ पे प्लग लगा दें और प्लग को ए को, टर्मिनल को बी से कनेक्ट कर दें, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा ऐसे। तो एल डी आई अपॉन डी टी, ईएमएफ को जीरो करें, तो एल डी आई प्लस डी टी प्लस आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी ईएमएफ सोर्स एब्सेंट हो गया। तो यहां से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू आई। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, डी आई अपॉन डी टी किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है, आर अपॉन एल पे। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ, ये बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा करंट घट रही है। मैथमेटिक्स कैसे लेके चलते हैं, जब ये वैल्यू टी तो सदा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये वैल्यू घट रही है, तब ये माइनस चिन्ह आएगा यहाँ। आर आई और एल जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि करंट इज डिक्रीजिंग। तो इसको ऐसे ले लें, डी आई अपॉन आई इजकल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी। इस आई को ऐसे ले आए और आर अपॉन एल डी टी को इधर ले गए। उसके बाद क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन में हमारे पास दो विकल्प हैं, ऐसे इंटीग्रेट करें और सिंपल इंटीग्रेट इसकी वैल्यू लिख दें। क्या आ गया, लॉग आई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इस बार भी मान लें, पिछली बार ए लिया था। तो लॉग बेस ई आई बराबर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस बी। अब हम पता क्या देख रहे हैं कि जब हमारा टाइम टी जीरो था, अब बताओ करंट आई की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट या आई मैक्सिमम, या तो आई नॉट कह दो या आई मैक्सिमम कह दो। और आई मैक्सिमम क्या था, ई नॉट बाई आर, जो ईएमएफ सोर्स लगा हुआ था पहले चार्जिंग में, उसके ईएमएफ पे निर्भर कर रहा था। आई मैक्सिमम इक्वल टू था ई नॉट अपॉन आर, और ई नॉट कौन सा था, ये ईएमएफ, आर इसका रेजिस्टेंस। तो इस वैल्यू को फिर आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, इस वैल्यू को जैसे यहां पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी लॉग ई आई नॉट
टी को 0 किया तो बी आ गया ये। तो बी की वैल्यू कितनी मिली हमें, लॉग ई आई नॉट, वो वैल्यू यहां पुट कर दो। जैसे ये पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉग ई आई इजकल टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस लॉग ई आई नॉट। इस टर्म को इधर ले आओ, लॉग बेस ई आई अपॉन आई नॉट इजकल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इसका एंटी लॉग ले लो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो आई कैलकुलेट हो गए हैं, आई विच इज द फंक्शन ऑफ टी इजकल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये आ गया आई की वैल्यू। अब इसकी ट्रेसिंग कर दो फिर से। ट्रेसिंग आपके कैसे जाएगी, आई टी के रिजल्ट खींचोगे, इधर आई और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, आई नॉट ई नॉट बाई आर, आई मैक्सिमम या आई नॉट, और ये वैल्यू क्या होती जाएगी, अब एक्सपोनेंशियल घटेगी ये, और कैसा रिजल्ट है ये, आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ये याद हो तो रेडियो एक्टिविटी में जो वैल्यू आती थी वो आती थी एन बराबर एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। क्या होता था, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एक्सपोनेंशियली डिके होते थे। तो एन है आई के करस्पॉन्डिंग हो गया, एन थे नंबर ऑफ एटम एट टाइम टी प्रेजेंट इन द सैंपल, यहां पे करंट है जो सैंपल में है, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, यहाँ एन नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स थे रेडियोएक्टिव में। लैम्डा का स्थान आर अपॉन एल ने ले लिया। आजकल कंपैरिजन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो यहां पे फिर से टाइम को क्या कर दो, टी को वैल्यू रखो एल अपॉन आर। पिछली बार भी तो टी की वैल्यू को एल अपॉन आर ही रखा था, किसमें, चार्जिंग में। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई टी इक्वल टू आई नॉट, ये जब टी रख दिया तुमने तो ये ई की पावर -1 बन गया। ये वैल्यू कितनी बन गई, आई नॉट बाई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 2.7 की वैल्यू 0.367। हाँ जी 0.367 आ रही है, करके देखो 1 अपॉन 2.7 करके देखो कितनी, हाँ तो यही आएगी फिर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.36 टाइम्स जितने समय में रह जाती है वो उसका क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। तो एक बार डिके से डिफाइन करते हैं टाइम कांस्टेंट को और एक बार चार्जिंग में करते हैं। तो ये वैल्यू यहां पे ये टाइम कौन सा टाइम होगा, टी तो हो जाएगा ये एल अपॉन आर, ये टाइम टी का रिजल्ट, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जाएगा, कभी भी इससे एसिम्पटोट बनाएगा, मिलेगा नहीं कभी भी। और ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी आई नॉट अपॉन ई। यहां पे करंट है ही है, तो डिस्चार्ज करवा गया ये। यहां पे क्या देख रहे हैं कि करंट हमारी डिके हो गए, जीरो नहीं पहुंचेगी, जीरो होने में कितना समय लेगी, कोई बताएगा कितना समय लेगी, कभी नहीं होगी जीरो। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर होगी और टाइम कभी इन्फिनिटी होगा नहीं।
तो करंट कुछ ना कुछ सर्किट में एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो वैल्यू कम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कभी भी इसमें मैच मिलेगा नहीं। इन्फिनिटी पे मिलेगा, इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं। तो ये हमारे क्या थे दोनों चीजें जो अभी मैं बता रहा था, वो क्या पढ़ा रहा था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरएल सर्किट। आरएल सर्किट इसे हम क्यों बोल रहे थे, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस। अब इसी के करस्पॉन्डिंग क्या बनाना शुरू करोगे, आरसी सर्किट, इसी के बिल्कुल पैरेलल चलोगे। इनमें पता है क्या होता है, इनमें एक बार चीज सीखो और फिर सिमेट्री लगाओ। जब यहाँ आरसी कर दोगे तो डायग्राम तो यही चलेगा, यहाँ क्या, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा। अब का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ई, वो दो जगह हो जाएगा, एक सी में और एक आर में। वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर में क्यू बाई सी होता है और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आई आर होता है, इंडक्टर में एल टी आई अपॉन डी टी होता है। तो उससे हम शुरू कर देंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।